जब कोई तैयार नहीं था, और आज बियॉन्ड 370 की बात हम यहां बैठ के कर रहे हैं। तो ये एक बुनियादी परिवर्तन, दिस इज अ फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द एकेडमिक डिस्कोर्स ऑफ आवर कंट्री। मेरे मन में कोई दो राय नहीं, मेरे मन में कोई असमंजस नहीं। किस प्रकार से नैरेटिव को, जिसका तथ्यों से तर्कों से कोई संबंध नहीं, एब्सोल्युटली नो रिलेशन टू लॉजिक और रैशनैलिटी, बट चूंकि कुछ लोगों को सूट करता, कुछ परिवारों को सूट करता, ये बहुत अच्छी बात बोली प्रोफेसर कि संकल्प था और कौन कल्पना कर सकता है। 1952 में डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान के बाद तब से हमारे विचार परिवार के लोग ये बैठते थे और कहते थे कि धारा 370 को समाप्त करना है। 52, 62, 72, 82, 92, 2002, 2012, अंततोगत्वा दशकों की साधना और दशकों की तपस्या के बाद धारा 370 को निरस्त किया गया। उसमें पीढ़ियों का संघर्ष लगा है। It has taken sacrifice of generations of our workers, और शांतिपूर्वक तरीके से, साइलेंटली, which has been duly acknowledged। आज निश्चित रूप से हम देखते हैं, लेकिन चर्चा भी है, सदन के पटल पे भी चर्चा है। बाबा साहेब अंबेडकर ने ऑन रिकॉर्ड इस प्रोविजन का 370, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट में 306A हुआ करता था, उसका विरोध किया है। लेकिन नैरेटिव क्या बनता है मुझे समझ में नहीं आता। अंबेडकर को भी अप्रोप्रिएट वही करते हैं, और अंबेडकर जिनका देहांत 1956 में होता है, उनको भारत रत्न मिलने में 4 दशक से अधिक का समय लगता है। लेकिन उनकी लेगेसी पे पहला अधिकार किसका? तो उनके आलोचकों का, उनके समीक्षकों का। तो ये समझने की आवश्यकता है, शांतिपूर्वक तरीके से, तपस्या और साधना से आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में रह करके, क्योंकि जो फाइनल नेल ऑन द कॉफिन हम कहते हैं, वो फाइनल नेल ऑन द कॉफिन अभी कुछ दिनों पहले वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। ऑल ऑफ अस आर एकेडमिक्स है, हम सब यहां एकेडमिक्स बैठे हैं। कहा गया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स नहीं है। 370 में ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की होगी, उसको रेटिफाई करना होगा। भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड बी समथिंग एल्स, तो उसका इंटरप्रिटेशन का अधिकार, उसका कस्टोडियन कौन होगा? तो फाइनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑब्जर्विंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, अप्लाइंग द लॉ, has put the final nail on the coffin of Article 370, which must be kept in mind. Friends, it comes as a matter of great surprise to me. अभी जो तथाकथित 370 के डिफेंडर, रक्षक थे 370 के, वही लोग they come across as the defenders of social justice as well. अगर आप देखेंगे, if you do a historical political analysis, you would see they are the same people who used to defend Article 370. They are also the custodians of Article 370 and social justice as well. But the biggest travesty, आप देखो 370 के वजह से no political reservation for scheduled tribes. अब scheduled tribes की संख्या कितनी? 12% ऑफ द पॉपुलेशन। 12% में गुर्जर, बकरवाल, उनका कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व का साधन नहीं था। और यही लोग, इनको मैं नव सामंती कहता हूं, न्यू फ्यूडल्स ऑफ आवर सोसाइटी। और इन नव सामंतियों को अपने पाचन शक्ति पे काम करने की आवश्यकता है। अब पाचन शक्ति से मेरा क्या अर्थ है? ये इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। They cannot accept the fact that in the first time in the history of our country, हमारे देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी बैठती है, तो इनको बर्दाश्त नहीं होता, इनको पचता नहीं। इनकी पाचन शक्ति यहां भी दिखती है। हमारे देश के इतिहास में पहली बार
अति पिछड़ी जाति सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बनता, इनको पचता नहीं है। और ये वही लोग ऊपर से लेकर नीचे तक किया, घोर परिवारवादी। जम्मू कश्मीर कहां से चलेगा? तो गुपकार रोड से चलेगा। हम दो परिवारों के पास ही शाश्वत अधिकार है यहां शासन करने का। वहां के गुजर बकरवाल का क्या होगा भाई? कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। पहली बार कुछ वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल समाज, मुसलमान समाज के आने वाले गुलाम अली खटाना को राज्यसभा भेजा गया, तो ये फैक्ट हमारे सामने आया कि पहली बार जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन से आने का किसी को सौभाग्य मिला तो उनको मिला, तो अब मिला जाके। ये तो पहले कौन जाता था? वही दो परिवार है, सईद परिवार के लोग जाते थे। शेड्यूल ट्राइब्स की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। वाल्मीकि समाज के जो लोग वेस्ट पाक रेफ्यूजीज इनको हम कहते हैं, वेस्ट पाक रेफ्यूजीज जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, आप चाहे आपके पास पीएचडी की डिग्री क्यों ना हो, डीलिट की डिग्री क्यों ना हो, लेकिन आप सफाई कर्मचारी से आगे कुछ नहीं बन सकते। ये लिखित है जी। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अ जॉब मोर देन अ सफाई कर्मचारी। दिस ग्रॉस इनजस्टिस was undone when Article 370 was revoked. So social justice in real sense, friends. ये लोग जो जेंडर के और कास्ट के नाम पे एक अलग विमर्श खड़ा करते हैं, we have to be alert from those people. और आज भी चूंकि विमर्श शुरू हुआ है, लेकिन मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है और मेरा ये रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन के रूप में भी मानना है कि नैरेटिव में जो पक्ष वर्तमान में उनके तरफ से आता है वो स्ट्रांग है। पहली बार अभी आप लोगों ने फॉलो किया होगा, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का बिल आया, क्या क्या नहीं बोला गया। इट इज, अब ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते मेरे समझ में नहीं आता। वो बोले इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ टिरेनी, आप टिरेनी को संस्थागत कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ डिक्टेटरशिप, आप तानाशाह को संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं। अब ये शब्दों का खेल है। द यूज ऑफ वर्ड्स, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और देखा कि इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति, इट यूज्ड टू बी अ कंप्लीट एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव। देयर वाज नो लॉ विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। और सुकुमार सेन से लेकर के नवीन चावला तक मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, ये वैसे लोग चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त होते थे जिनकी करीबी परिवार से हुआ करती थी। अब सुकुमार सेन हो, नवीन चावला जो स्वयं को इंदिरा गांधी का तीसरा पुत्र बोलते हैं। एंड इन दिस लाइट efforts like these become very important things. But one thing that pains me is that who have become the flag bearers of social justice, वो तब कहां थे जब जम्मू कश्मीर में गुजर, बकरवाल, महिलाएं, वाल्मीकि समाज 370 का दंश झेल रहे थे। Where were these people? 12% scheduled tribes. Absolutely no reservation for them. जम्मू कश्मीर के विधानसभा में आप नहीं जा सकते, जम्मू कश्मीर के विधान परिषद में आप नहीं जा सकते हैं, नौकरियों में आप नहीं जा सकते हैं। Where was your sensitivity back then? आपकी संवेदनशीलता तब कहां थी? आपकी संवेदनशीलता मर चुकी थी क्या? तो आज वाकई में, आज वास्तविक मायनों में ये हमारे सामने आया है। नैरेटिव मेकर्स ही कहते हैं ओबीसी ओबीसी, वे समझ में नहीं आता है। ओबीसी भी जम्मू कश्मीर में जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन कब मिला रहे? कोई कमीशन एक्टिव नहीं था, आरटीआई नहीं, सीबीआई का वहां पे एप्लीकेशन नहीं, महिला आयोग का कोई मतलब नहीं है। तो आर्टिकल 370 वाज नॉट जस्ट अ टूल इन द हैंड ऑफ सेपरेटिस्ट। अलगाववादियों के हाथ में वो एक शस्त्र मात्र नहीं था, इट वाज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। Article 370 came out as a weapon of mass destruction, especially for people who used to live in the margins. हाशिए पे रहने वाले लोगों के लिए 370 एक सामंतवाद का हथियार था और किसी ने कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया। दलित समाज हो, अनुसूचित जनजाति समाज हो, महिला हो, और क्या क्या नहीं कहा गया। 370 आप हटाएंगे तो तिरंगा पकड़ने वाला कोई नहीं होगा।
जब 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर में एक कतरा खून का जम्मू कश्मीर में नहीं बहा। इसके लिए हम अपने पराक्रमी सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का विशेष रूप से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि तिरंगा पकड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, और आज 22 जनवरी को लाल चौक पे भगवान श्री राम की परछाई वहां दिखती है, जो कहते हैं तिरंगा पकड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो साथियों, कोई भी प्रोसेस हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली, इमोशनली एंड लीगली डन। डिलिमिटेशन हैज स्टार्टेड, परिसीमन की भी चर्चा शुरू हो गई है। डिलिमिटेशन का भी कोई नियम नहीं था, अपने मन मुताबिक सब चल रहा था। एक परिवार जो कहता था, सब उसी हिसाब से चल रहा। सर ने अच्छा जिक्र किया, मैम ने बताया कि चेनाब ब्रिज हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, एनआईटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज एक्वायर्ड न्यूअर डायमेंशंस। विकास की नई गाथा वहां लिखी जा रही है। आज कहते थे लोकतंत्र कहां से भागते, डीडीसी के चुनाव होते हैं और वो सभी पॉकेट्स, द पॉकेट्स दैट वर ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टेररिस्ट इन्फेस्टेड, पुलवामा, कुपवाड़ा, गंदरबल, वहां से बड़ी संख्या में लोग आए और उन्होंने डीडीसी के चुनाव में पार्टिसिपेट किया। एजाज इंजीनियर, ये नाम आप सबको स्मरण रखना चाहिए। एजाज इंजीनियर भारतीय जनता पार्टी का वहां पे कार्यकर्ता है, जो कि वार्ड में चुन करके आता है। तो सिंपली ये कह देना दैट यू हैव एन एजेंडा, यू हैव अ प्रोपोगेंडा, ये हमारा संकल्प है सर, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। और ये ऐसा संकल्प है जिस संकल्प का कोई विकल्प नहीं। लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, इमोशनली वी हैव टेकन इट अप, एंड आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूं और आशान्वित भी हूं कि इस पुस्तक के माध्यम से जो प्रयास विजिते जी ने किया है आज, इट विल डेफिनेटली ओपन न्यू रूम्स फॉर न्यू डिस्कोर्सेस। कि आज भी जो लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, ओबीसी, कास्ट सेंसस, सोशल जस्टिस, कुछ 4-5 शब्द हैं, ये इनके लिए शब्द हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। आज भी उनके पास वही स्क्रिप्ट है, जहां जाते हैं वही बोलते हैं। टेक्निकली, कॉन्स्टिट्यूशनली इट कैन बी चैलेंज्ड एज वेल। आखिरकार पिछले हफ्ते हमने देखा कि बिहार के अति पिछड़े समाज से आने वाले, जिनको सब भूल चुके थे, जिनके लिए सिर्फ वो पॉलिटिकल टूल थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न मिला, तो एक अति पिछड़े समाज से आने वाले सामान्य परिवार में जन्मे प्रधानमंत्री मोदी जी के यहां तो ही मिला है। These are some very fundamental, foundational and transformative moves, friends. And we have to look at it from the lens of that. There is definitely an emotional angle, but from the perspective of social justice, from the perspective of the marginalized section, from the perspective of our women folks. खुद उमर अब्दुल्ला, उनकी बहन किसी ऐसे व्यक्ति से यदि विवाह कर ले जिनके पास पीआर नहीं है, परमानेंट रेजिडेंटशिप नहीं है, उनके बच्चों को वहां पे भूमि में कोई अधिकार नहीं मिलता था। पेट्रियार्की का लैबोरेटरी था, पितृसत्तात्मक का लैबोरेटरी जहां पे था, कोई हस्तक्षेप नहीं, एब्सोल्युटली नो इंटरवेंशन एट ऑल। हम अपनी जागीर की तरह चलाएंगे, वो अब समाप्त हो गया। खुद नेहरू जी ने कहा था, धारा 370 घिसते घिसते घिस जाएगी। डॉक्टर मुखर्जी ने सपना देखा था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहा था कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी समाप्त होनी चाहिए, और खुद लोक कल्याण मार्ग पे वो बुला के उन्होंने कंसल्टेशन किया। तो साथियों, वी हैव टू ऑब्जेक्टिवली, academically analyze all these aspects and especially from the angle of the marginalized sections. इसीलिए मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रोफेसर सिंह का, जिन्होंने हम सब एकेडमिक्स को इकट्ठा किया और एक बहुत ही उम्दा और एक बहुत ही कंक्लूसिव किताब उन्होंने लिखी है, विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट, विच इज एविडेंस बेस्ड, और जहां पे फुटनोटिंग भी पर्याप्त, प्रॉपर एकेडमिक वर्क। बिकॉज हमारे ऊपर एक्यूजेशन ही लगते हैं ना कि भाई आपका रिसर्च क्या है,
आपने कहां से शोध किया है? तो ये इट इज एन एकेडमिक एक्सरसाइज, अ ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड प्लान। और मैं आप सबसे पुनः आग्रह करूंगा कि जिन लोगों ने पुस्तक देखी है, ठीक है, आप लोगों को ये पुस्तक अपने अपने रिस्पेक्टिव लाइब्रेरीज में, विश्वविद्यालयों में रखना चाहिए और एक निष्पक्ष चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए। ये जो क्रांति है साथियों, इट इज नथिंग लेस देन अ रेवोल्यूशन। आई एम कन्विंस्ड, आई एम कंप्लीटली परसुएडेड that what happened on August 5th, 2019 and the aftermath of it, peaceful, smooth transition that has happened. It is nothing but historical. It is nothing but revolutionary in multiple aspects. For my young friends, हमारी पीढ़ी के लिए, this has to be the golden phase of our lives. कोई और पॉलिटिकल पार्टी, कोई और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा नहीं कर पाती। वर्षों से हमने कहा, अभी भी आप देखिए 370 के अलावा जब 22 जनवरी का भी एक ऐतिहासिक समय हम देखते हैं, उसमें भी ये डायमेंशन दिया जाता है। और तब भी हमने कहा कि भाई आज की संवेदनशीलता में ही संभव है, इट इज पॉसिबल ओनली इन दीज टाइम्स दैट एन एलीट स्पेस लाइक एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट का भी नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे संभव हो पाया है, तो अब हो पाया है। साथियों, ये अपने आप में एक क्रांति, अपने आप में एक ये सामाजिक संरचना का एक बुनियादी परिवर्तन जो हम देखते हैं। आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में अगर कोई एक व्यक्ति है जो वहां पे परमानेंटली बैठता है, वो उस दलित समाज से आने वाला कामेश्वर चौपाल जी हैं जो बिहार से आते हैं। सो होलिस्टिकली, academically, the facts are on our side. Culturally and civilizationally, हाँ निश्चित रूप से इन द ड्यू कोर्स कुछ कमियां आई होंगी, उसको हम स्वीकार करते हैं, हम सक्षम है उनसे निपटने के लिए। बट वी विल नॉट लेट दीज फॉल्ट लाइन्स, वी विल नॉट लेट दोज पीपल ड्रॉ द नैरेटिव एज पर देयर ओन कन्वीनियंस, एज पर देयर ओन इंटरेस्ट। दिस इज द मोस्ट वंडरफुल टाइम which we can realize, which we can feel, and I consider myself very fortunate कि एक academic के रूप में, एक political activist के रूप में, एक young student के रूप में, I am not only a witness to this, but I am also an active participant. मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः प्रोफेसर विजिता जी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि आप सबको यहां बुलाया और एक सकारात्मक, संवेदनशील चर्चा का आप हिस्सा बने। आप सबने बहुत पेशेंटली हमें सुना। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।